आज हमें ज्वाइन करें याह्या फरीद साहब, माहिर कानून हैं, और सैयद मुजम्मिल शाह रोजाना के। याह्या फरीद साहब, पहले ये फरमाइएगा कि मैं देख रहा था कि राजा मिरबाज साहब, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने इस बारे में ट्वीट ये किया है कि मुल्जिम का अदालत के सामने या जज के सामने पेश होना लाजमी है उसके रिमांड के लिए। तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि पता नहीं चला कि कब ये रिमांड हो सका साइफर केस में, और क्या ये चीज़ वाकई ज़रूरी है, इसके बगैर क्या रिमांड दिया जा सकता है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं जो साइफ़र का जो केस है वो कंपेयर टू तोशा खाना केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। वो एक नेशनल सिक्योरिटी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड वो केस है। तो इस केस के ऊपर जो जितनी भी जुडिशल स्क्रूटनी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और जजेस जो है वो मेरिट्स के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा देखेंगे। अभी ये केस जो है वो रिमांड का है। अब ये देखना ये है कि अदालत इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है और अदालत इसको किस तरीके से आगे लेके चलती है। जी, इस पर याह्या साहब आपसे सवाल ये है कि चूँकि तो ये एक शॉर्ट सेंटेंस थी, तो इसमें तो प्रॉबिलिटी यही थी कि सज़ा मौतली का इम्कान भी है, लेकिन इसके अलावा कहा जा रहा है कि 1 मई का जो एक ऑर्डर था जिसमें वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ था, गालिबन जो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है, वो अब भी स्टैंड करता है। तो लेट्स से कि अगर कल हम देखते हैं कि ये साइफ़र मामले में भी कोई गिरफ्तारी का जो मामला है वो ओवरटर्न अगर होता है या ये स्टैंड नहीं करता, तो उसके बाद भी आपको लगता है कि नैब का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो केस है नैब का पीटीआई के ख़िलाफ़ वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। और देखिए, आज का जो फैसला है जो आप कह रहे हैं कि ओवरटर्न हो गया है, अगर सेक्शन 426 की प्रोसीडिंग्स को देखा जाए तो सेक्शन 426 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो दे आर ओनली फॉर सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। इससे कोई जजमेंट जो है वो मुतासर नहीं हुई, सिर्फ जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो गया फॉर द टाइम पीरियड जब अपील कोर्ट सुन रही है। तो सस्पेंशन जो है वो कोई एक्विटल या सस्पेंशन जो है वो कोई क्लीन चिट नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्ड करता है। उनके ऊपर जो आर्टिकल 62 की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी होल्ड करती है, और अभी तो अपील का केस चलना है। तो ओवरटर्न एज सच ये कोई आज की जजमेंट कोई ओवरटर्न नहीं हुई, बहुत ही एक्सपेक्टेड जजमेंट थी। एक्सपेक्टेड था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज यही फैसला देना है कि उन्होंने जजमेंट को सेंटेंस को सस्पेंड करना है, बिकॉज शॉर्ट सेंटेंस था, 3 साल की सज़ा थी, और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में यही होता है, ये ऑर्डिनरी एक रिलीफ है। इनफैक्ट मेरे ख्याल में आज तो उसके अंदर एक बात है इंपॉर्टेंट कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट था। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट ये था कि जो पीटीआई का जो कंडक्ट रहा है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस वो काफ़ी ऑब्नॉक्शियस था, बिकॉज स्मेयर कैंपेन काफ़ी चली थी इन्हीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में, और तासुर ये लग रहा था कि शायद उनके कंडक्ट का ग्राउंड को भी क्रिएट किया जा सकता है फॉर रिजेक्शन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। बट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फिर भी अलाउ की और सस्पेंड किया सेंटेंस को। तो ये एक रिलीफ है, और आई थिंक पीटीआई को इसी बात के ऊपर अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे देनी चाहिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कि उन्होंने इन जज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई, उनको बायस्ड और नॉट ट्रांसपेरेंट, उनको कहा कि ये बायस्ड हैं। तो आज के फैसले से तो ये ज़ाहिर होता है कि वो बायस्ड एक्चुअली नहीं है। अच्छा सर, ये साइफ़र का जो मामला है ये किस तरह से आगे बढ़ता है? क्या अब हर दफ़ा जब अदालत बुलाएगी या मज़ीद रिमांड चाहिए होगा तो उसमें क्या अदालत में पेश किया जाएगा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को? जिस तरह कहा जा रहा है 30 अगस्त तक है, तो उसके बाद फिर 31 को पेश करेगी, FIR पेश करेगा। जी देखिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस भी यही है कि जब आपकी हेयरिंग होती है तो जो एपेलेंट होता है उसने ही हैज़ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। तो उसके अंदर ऑब्वियसली साइफ़र के केस के अंदर इनको अदालत में पेश होना पड़ेगा। बाकी केसेस जो भी चल रहे हैं, देखिए, देयर आर 9 बेल एप्लीकेशंस व्हिच आर पेंडिंग इन द ट्रायल कोर्ट एंड व्हिच हैव बीन डिसमिस्ड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड दे आर पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट। तो उन सारे केसेस के अंदर इमरान खान को विद हिज लॉयर्स प्लीड करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में एक पीटीआई को जो तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए वो यही होना चाहिए कि वो जुडिशरी को एलिएनेट ना करें, वो केसेस को प्रॉपर्ली फाइट आउट करें, वो अपने लीगल जो भी जो लीगल प्रोसेसेस है उनको फॉलो करें, रादर देन ये है कि इसको जुडिशरी को एलिएनेट करके और जुडिशरी के ख़िलाफ़ आउटसाइड द कोर्ट्स कोई आउटसाइड कोर्ट को कैंपेन चलाते। जी, और इसमें कई केसेस ऐसे हैं यह सब जिसमें ज़मानत खारिज हुई कि जेल में थे, वो पेश नहीं हुए अदालत में। तो इसको देखा जाता है कि जी एक शख्स अपनी मर्ज़ी से नहीं था कि वो जेल में था तो इसलिए नहीं पेश हुआ, तो वो दोबारा ज़मानतें बहाल हो सकती हैं या जो खारिज हो गई अब वो मुश्किल है? क्योंकि कहा जाता है जी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि 180 के लगभग केसेस हैं, तो वो केसेस की तादाद तो बहुत ज़्यादा है।
हर एक में ट्रायल का सामना उनको जिस तरह करना पड़ेगा, तो क्या वो फिर इन सब में गिरफ्तार होकर उनका सामना करेंगे या जमानतें मिल सकती हैं और फिर उसी तरह वो पेश होते रहे? देखिए, इसमें अब रूल ऑफ प्रूडेंस तो ये है, या क्रिमिनल कोर्ट्स का जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रोसीजर है, उसमें तो जब हेयरिंग होती है, दिस इज़ नॉट अ सिविल ट्रायल, दिस इज़ अ क्रिमिनल ट्रायल, एंड इन अ क्रिमिनल ट्रायल द अक्यूज्ड हैज़ टू बी प्रेजेंट जब भी हेयरिंग होगी, और ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो प्रोसीजर तो यही है कि आपने अपीयर होना है। अब एग्जेम्पशन की एप्लीकेशंस जो है वो ज़रूर पार्टी फाइल कर सकती है, और वो कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है कि वो एग्जेम्पशन अलाउ कर दे। उसमें यह है कि यू हैव टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स फॉर द सेम, और जैसे आपने कहा कि एग्जेम्पशंस की ग्राउंड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इसके अंदर नज़र आती हैं, क्योंकि एक नंबर ऑफ केसेस ही बहुत ज़्यादा हैं। तो आई थिंक दैट द कोर्ट्स will take this into consideration when they look into the exemption applications of the accused. या साहब, इस पे जिस तरह आपने कहा, जैसे सामिर फारूक साहब की अगर बात की जाए, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन हमने देखी। ये भी कहा कि किसी पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा कि हमें तो पहले ही इल्म है कि इस अदालत से कोई भी ऐसा फैसला नहीं आएगा जिससे कोई रिलीफ मिल सके हमें, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो डू यू थिंक एन अपॉलॉजी इज़ इनफ? ये सारा कुछ करने के बाद जो आप कह रहे हैं कि अपॉलोजाइज़ करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि पीटीआई की जो लीगल टीम है, खोसा साहब ये फरमा रहे थे लास्ट वीकेंड पे कि आप अभी एक्विटल कर दें ताकि वीकेंड में जो है वो खान साहब को मज़ीद रहना ना पड़े जेल के अंदर। क्या उनको ये उम्मीद थी कि कोई और गिरफ्तारी डल सकती है? अदरवाइज़ वो ये आर्गूमेंट क्यों करते कि आप अभी उनको इस केस का फ़ैसला करके रिलीफ दे दें? अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो बिल्कुल बनती है। पहली बात तो ये है कि वही सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनको यूज़ किया गया इन जज साहब के ख़िलाफ़, और जिस तरह की ट्वीट्स की गई, वो आई थिंक उसके ऊपर पीटीआई को अपॉलॉजी देनी चाहिए। उसकी आपको मैं रीज़न बता दूं। देखिए, राहुल गांधी के केस में इंडियन हाई कोर्ट ने सेंटेंस को सस्पेंड नहीं किया था, और उसकी उन्होंने रीज़न ये दी थी कि डेफेमेशन का केस है, और डेफेमेशन के केस के अंदर ये एक आपको हमेशा खदशा होता है कि ये बाहर जाकर वो डेफेमेशन को रिपीट करेंगे, तो उन्होंने हाई किया था। इस केस के अंदर भी अगर आप देखा जाए तो खदशा तो ज़रूर था कि जिस तरह की कैंपेन बाहर हो रही है, जिस तरह की जुडिशरी के ख़िलाफ़, तो ये भी चीज़ रिपीट हो सकती है। तो वो उसके ऊपर मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने फिर भी आज एक अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने इस तरह की कैंपेन्स को थोड़ा इग्नोर किया और लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लिया, क्योंकि शॉर्ट सेंटेंस था, 3 साल से सज़ा कम थी, मेरिट्स के ऊपर हाई कोर्ट जा नहीं सकती थी, एविडेंस को रीअप्रेस कर नहीं सकते थे, टेस्टिमनी विटनेसेस की टेस्टिमनी को फिर से खोल नहीं सकते थे। तो इट्स आई थिंक अ गुड डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, और इससे ये साबित होता है कि जो इमरान खान के या पीटीआई के जो भी एलिगेशन थे वो गलत थे। कंटेम्प्ट ऑफ आप जो बात कर रहे हैं कि क्या इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स कर सकती थी इनके ख़िलाफ़, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी अंडर द रेलेवेंट लॉ इसका नोटिस ले सकते थे। बट this is not just a legal question, Muzammil, it's also a political question, and I think at the time that what we are witnessing right now, I think the judiciary is doing the right thing by being a little cautious about everything. So मेरे ख्याल में आज का ठीक फैसला था कि सस्पेंड हो गया सेंटेंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।